नमस्कार दोस्तों, आज के अखबार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका गाइड ओजंक। आज के प्रमुख अखबारों की सुर्खियों में जो सबसे पहली न्यूज़ आई है, जो दैनिक जागरण, इंडियन एक्सप्रेस और सभी न्यूज़पेपर की हेडलाइन रही है, वो ये है कि आज केंद्र ने हलफनामा जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि राज्य भी धार्मिक या भाषाई समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित कर सकते हैं। यानी कोई लिंग्विस्टिक है या कोई अगर रिलीजियस है उसके आधार पे, तो उसको राज्यों के पास भी अथॉरिटी है कि वो अपने जो भाषाई या जो पहचानों के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको ये माइनॉरिटी कैटेगरी में डाल सकती हैं। अब इस पर विवाद है कि इसमें अश्विनी उपाध्याय ने एक केस फाइल किया और उसने बताया कि ये बेसिकली समवर्ती सूची का विषय रहा जिस पर केंद्र की ऑटोनॉमी रही है। और यहाँ पर जो बात हुई है कि जो अल्पसंख्यक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अंतर्गत देखें तो यहाँ पर जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय कैसे होने चाहिए, कौन होगा और उनके शिक्षण संस्थान क्या होंगे, ये केवल केंद्र की बात होती थी। लेकिन केंद्र ने आज स्पष्ट किया कि ऐसा नहीं है। अगर ध्यान से देखा जाए अनुच्छेद 246 के अधिनियम 1992 की अगर बात करें तो यहाँ पर राज्य भी अपने जो संस्थान है उनको स्थापित कर सकते। बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कई अन्य तरह के अल्पसंख्यक हैं। जैसे अगर हम बात करें तो यहूदी, बहाई, यहाँ तक कि हिंदू धर्म को मानने वाले कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब और मणिपुर में ये सभी जो है वो माइनॉरिटीज़ में आ जाते हैं। और ऐसी कंडीशन में अपनी भाषा के संरक्षण, अपने रीति रिवाजों के संरक्षण, इनके लिए इनके पास भी अधिकार होने चाहिए। यही बात इसमें कही गई है। अतः अब आने वाले समय में ये बात केंद्र ने स्पष्ट कर दी है कि जो शैक्षिक संस्था आयोग अधिनियम 2004 है उसकी धारा 2F, उसके अंतर्गत अब ये हो सकता है कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो केवल केंद्र ही नहीं, राज्य भी अपने लोगों को, चाहे वो किसी भी रूप में हो, उनको शिक्षण संस्थान खोलने की अनुमति देता है। अक्सर ये देखा गया है कि इसमें तमाम ऐसे राज्य हैं जहाँ पर मुस्लिमों के अतिरिक्त भी तमाम ऐसे जो बहुसंख्यक हैं वहाँ पर कई राज्यों में वो अल्पसंख्यक हो चुके हैं। और ऐसी कंडीशन में वो अपनी भाषा के संरक्षण, अपनी संस्कृतियों के संरक्षण के लिए वो स्पेशल जो है वो इंस्टीट्यूट नहीं खोल सकते। लेकिन अब इस फैसले के आने के बाद एक रास्ता खुल गया है कि अपने भाषा, अपनी शिक्षा, इन सब के लिए भी वो एक शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो एक खबर रही आपके लिए। खबरों में आगे चलते हैं और हम बात करते हैं बीरभूम हिंसा के बारे में, पश्चिम बंगाल। तो वहाँ पर आपने देखा कि जब CBI जाँच की बात आई और ये पूरे देश में बहुत ही इसको लेकर एक विचार विमर्श हुआ, बातचीत हुई, जहां पर 10 लोग जिंदा जला दिए गए और स्टेट मशीनरी के फेलियर की बात यहां पर कही गई। वहां पर आज CBI ने एक्सेप्ट किया है कि जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं, जो वरिष्ठ पुलिस अफसर हैं, जो सीनियर ऑफिसर हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पाए और जो बताता है कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो बहुत ही खराब हो चुकी है। इसमें राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। रीज़न ये है क्योंकि पुलिस जो होती है, पुलिसिंग, वो राज्य का विषय होती है, स्टेट सब्जेक्ट होती है। तो अगर पुलिसिंग फेल हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इसकी जिम्मेदारी जो है वो राज्य सरकार को लेनी पड़ेगी। निसंदेह ये जो हिंसा हुई है, जो कृत्य हुआ, बहुत ही गलत हुआ है। बंगाल जो कभी इतिहास में बहुत ही प्रोग्रेसिव राज्य रहा है, वो लगातार पिछले आर्थिक गतिविधियों के मामले में, तमाम अन्य पैरामीटर्स के मामले में लगातार पिछड़ता चला जा रहा है। तो जब तक किसी भी राज्य में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं होगी तब तक कभी वहाँ का विकास का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम देखते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश। बिहार में लंबे समय तक आपने देखा कि अपहरण एक जो है उद्योग के रूप में विकसित हो गया था और वहाँ पर लॉ एंड सिचुएशन बहुत ख़राब थी। आगे चलकर जब नीतीश कुमार की गवर्नमेंट आती है तो लॉ एंड ऑर्डर में काफ़ी इंप्रूवमेंट करती है और वहाँ पर विकास शुरू होता है। वर्तमान में फिर से वो सिचुएशन डाउन होती हुई दिखाई पड़ी। लेकिन अगर आपने उत्तर प्रदेश के चुनाव को ध्यान दिया होगा तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर यानी कि जो कानून व्यवस्था है वो सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा। यहाँ तक कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम ही बुलडोजर बाबा रख दिया गया और जहाँ पर उन्होंने ये एक पैगाम बन गया था, एक सिनोनिमस हो गया था कि वो अपराधियों के खिलाफ बहुत ही तीव्र कार्रवाई करने के इच्छुक और वो करते भी हैं। तो जो सिक्योरिटी होती है वो बहुत ही प्राइम कंसर्न होता है। ये समझौता इस पर नहीं किया जा सकता। जब सिक्योरिटी सुनिश्चित होती है तो लोगों का अपने जो सरकार है उन पर विश्वास बढ़ता है। जब सिक्योरिटी मजबूत होती है तो निवेशक भी आते हैं, राज्य में आर्थिक गतिविधियां तेज होने लगती हैं। तो ये समय है बंगाल को ये सोचने का कि अगर वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इसी तरह रहा, इसी तरह हिंसा होती रही, चाहे वो किसी भी रूप में, चाहे वो राजनीतिक हिंसा हो, चाहे वो जातीय हिंसा हो, धार्मिक हिंसा हो, किसी भी रूप में अगर हिंसा हो, तो जो निवेशक होता है वो सबसे पहले डरता है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से वो कभी भी यहाँ पर एक इनपुट नहीं दे पाता है।
तो अगर इसका सबसे लंबा नुकसान होगा जब किसी भी राज्य में निवेश नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा, वहाँ प्रोडक्शन नहीं होगा और धीरे धीरे राज्य विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी के दुष्चक्र में फंसता जाएगा। तो इस खबर के बहुत निहितार्थ हैं। इस खबर को आपको बहुत गहराई से सोचना होगा। राजनीतिक प्रोपेगेंडा से निकलकर हमें ये समझना पड़ेगा कि राज्य के लोगों की ज़रूरतें क्या हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और तीसरी खबर की बात करते हैं, जहां पर भारत के प्रधानमंत्री ने सपनों से बड़े संकल्प को सिद्ध कर रहा भारत की बात की है, जहां 3 प्रमुख हिस्सों के बारे में बात हुई है। पहला वोकल फॉर लोकल, दूसरा स्वच्छता यानी सैनिटेशन और तीसरा वाटर यानी पानी। माना जाता है कि किसी भी देश की एक बहुत बड़ी आबादी इस देश के पिरामिड के निचले हिस्से पर रहती है, जिसको हम लोग बॉटम कहते हैं। बॉटम लाइन पे जो लोग होते हैं उनकी जो सबसे बड़ी ज़रूरत होती है किसी भी राष्ट्र की, वो मूलभूत सुविधाएं होती हैं। मूलभूत सुविधाएं क्या होती हैं? मूलभूत सुविधाएं बेसिकली अगर हम बात करें तो वो किसी भी मानव को एक गरिमामय जीवन के लिए जो न्यूनतम आवश्यकताएं होती हैं, जो मिनिमम नीड्स होती हैं, उन्हें हम लोग मूलभूत सुविधाएं कहते हैं। ये देश से देश में अलग होती हैं। अमेरिका के लिए अलग है, भारत के लिए अलग है, बांग्लादेश के लिए अलग हो सकती है। तो भारत के लोगों को मुख्यतः अगर हम बात करें तो स्थानीय स्तर पर रोज़गार चाहिए। मुझे रोज़गार मिले, लेकिन मैं अपने गांव, अपने घर से बहुत दूर एक जगह पर आता हूं और वहां पर एक बहुत ही कठिन जीवन जीने के लिए प्रेरित होता हूं, मजबूर होता हूं, तो वो मेरे लिए रोज़गार के कोई बहुत मायने नहीं रहे। वो मेरी मजबूरी होगी, वो मेरी रोज़गार नहीं होगा। मुझे अपने परिवार का पेट पालना है, इसीलिए मैं उसको संघर्ष करने के लिए मजबूर होऊंगा। रात में रिक्शे पे सोऊंगा, फुटपाथ पे सोऊंगा या बहुत ही भयानक ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर होऊंगा। जैसा कि आप मुंबई के धारावी के चाल में देखते हैं, दिल्ली की सड़कों पर देखते हैं, तो बहुत ढेर सारे लोग जो है वो बेघर होते हैं। लेकिन जो सही रूप में रोज़गार है, जो ये गांधी का जो भारत है, जिस भारत के बारे में मैं बात करता हूँ, अतीत में ये पूरी दुनिया के उत्पादन की केंद्र के रूप में रहा है, वो भारत बेसिकली घर घर में उद्योग स्थापित करता था। स्किल्स यहाँ की धाराओं में बहती है। जैसे नदी हमारी धाराओं के रूप में बहती है, वैसे स्किल्स यानी दक्षताएं हमारी इस धारा के रूप में बहती हैं। तो दोस्तों, अगर हम इस बारे में बात करेंगे तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इन तीनों विषयों की बात की गई है। और जल, पीने का पानी, अगर आज हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल SDG के बारे में भी बात करते हैं, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों की बात करते हैं, तो जल मूलभूत अधिकार है। ये आउट ऑफ द पॉकेट नहीं जाना चाहिए। मैंने इससे पहले भी न्यूज़ में बात की थी। तो इन तीनों को एड्रेस किया गया है। साथ ही साथ इन्होंने ये कहा है कि भारत अब संकल्प कर चुका है। भारत आज $400 मिलियन से ज़्यादा का निर्यात कर चुका है। और इन्होंने जो बात कही है, मैंने इससे पहले भी क्लास में आपसे कहा था, एक बात कहा कि यह भारत के सामर्थ्य को दर्शाता है। याद करिए, इससे पहले कि जब मैंने डिस्कशन किया, मैंने आपसे कहा था कि आप ऑक्सफोर्ड की भी रिपोर्ट उठा कर देख लें। भारत पहली शताब्दी, फर्स्ट AD से पूरी दुनिया का 40% से ज़्यादा व्यापार अकेले करता था। मुगलों यानी अंग्रेजों के आने से पहले तक भी हम 70.5% व्यापार किया करते थे। ये भारत का सामर्थ्य। सामर्थ्य का मतलब होता है मांसपेशियों में छुपी ताकत। हम कुछ समय के लिए उसको भूल सकते हैं, कुछ समय के लिए हो सकता है उसको एक्सरसाइज ना करें, लेकिन जो सामर्थ्य होता है वो अपनी सीमाओं को ढकेल लेता है। जो सामर्थ्य होता है वो अपनी सीमाओं को ढकेल लेता है। तो सामर्थ्य हमारे अंदर है, हम भारतीयों के अंदर है। तो यहां पर जो उन्होंने अपनी बात कही कि यह बेसिकली इसका जो श्रेय जाता है वो छोटे उद्योगों को जाता है, हमारे इंजीनियरों को जाता है, हमारे हथकरघा उद्योग को जाता है, लघु उद्योगों को जाता है। तो याद रखिएगा कि मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि भारत बहुत ही गौरवशाली अतीत का देश रहा है। हमें पश्चिम से कुछ लेना नहीं है, हमें बस अपने अतीत को याद करना है, हमें अपने ही धरोहरों से जुड़ना है। हम भारतीयों की नियति ऐसी रही है कि सत्ता के रूप में ऐसे लोग हमारे ऊपर आए, ऐसे लोग हमारे ऊपर आकर बैठे, चाहे अंग्रेजों का शासन रहा हो या उसके बाद ऐसे भी लोग रहे जो भारत को भारत के रूप में नहीं समझते हैं। वो भारत को पश्चिम के नजरिए से देखना पसंद करते थे। जिस दिन भारतीयों ने अपने सामर्थ्य से खुद को जोड़ना शुरू किया, हमें विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। बार बार प्रधानमंत्री यही कहते हैं। और अंत में वो कहते हैं कि भारत को जल के प्रबंधन पर बहुत कार्य करना चाहिए। अगर आप योजना कुरुक्षेत्र की कक्षाओं में होंगे तो लगातार जल पर मेरी चर्चा चल रही है और इसके बहुत आयामों के साथ मैं आपको जोड़ता चला जा रहा हूं और एक नई चीज़ आपको पता चल रही है और आज प्रधानमंत्री ने उसी के बारे में बात किया है। आगे चलते हैं और खबर को आगे बढ़ाते हैं। और आज के एडिटोरियल में अगर हम सबसे पहले हिंदी के एडिटोरियल की बात करें तो हम उसके बारे में हम बात करेंगे और आपको जब भी मौका मिले इस तरह की चीज़ों को ज़रूर पढ़ा करिए। आज अगर हम बात करेंगे तो फिर इसी एडिटोरियल में जो सबसे पहला एडिटोरियल आया है वो है देसी उत्पादों की मांग, जो कि इसी का एक्सटेंशन है। देसी उत्पादों की मांग की अगर बात करें तो पिछली सरकारों से कुछ बहुत बड़ी गलतियां हुआ उस समय कि जब एशियन टाइगर्स थके और वहां पर चाइना ने उभार पैदा किया और चाइना की जो पूरी राष्ट्र शक्ति थी, लोगों की शक्ति थी, चाहे वो पॉलिटिकल पावर हो और चाहे वो जनता की पावर हो, वो अपने राष्ट्र को उत्पादन के रूप में स्थापित करने लगे। धीरे धीरे पूरे चाइना में एक बहुत बड़ा बदलाव आया।
चाइना का ये बदलाव भारत के ऊपर नकारात्मक प्रभाव कर गया। कारण क्या रहा, ये समझना बहुत जरूरी है। एक समय आया और हम धीरे धीरे WTO के माध्यम से पूरे वैश्विक व्यवस्था का हिस्सा बन गए। लेकिन कहते हैं कि जब आप किसी शादी में जाएं, और शादी में आप क्या होता है कि आप शादी में गए, आपको इन्वाइट हुआ, आप किसी शादी में पहुंचते हैं, बड़े धनवान व्यक्ति की शादी है, सब बिल्कुल लग्जरी गाड़ियों से आ रहे हैं, महंगे महंगे सूट पहने। उस शादी में आपको इन्वाइट तो कर लिया गया है, लेकिन आपके पास कपड़े अच्छे नहीं हैं, आपके जूते फटे हुए हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं उस शादी में? हीन, दीन, कुछ कटा कटा सा। आप कटलेरी से खाना नहीं खा पा रहे हैं तो आप किनारे जाकर छुपने की कोशिश करते हैं, कैमरे की नज़र से बचने की कोशिश करते हैं, लोगों से बातचीत कम करते हैं। यही व्यवहार होता है ना। ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ। जब हम वैश्विक संस्थाओं के साथ जुड़ गए, हम आर्थिक रूप से उतने मजबूत नहीं थे, हम आंतरिक रूप से प्रोडक्शन में बहुत आगे नहीं जा पाए। आज़ादी के बाद से लेकर बहुत लंबे समय तक भारत उत्पादन के क्षेत्र में कोई बहुत ज़्यादा कार्य नहीं कर पाया। तो हमारी भी हालत उसी इंसान की तरह हो गई जो शादी में पहुंचा तो है, बहुत अमीर आदमी की शादी में, बहुत भव्य शादी में, लेकिन उसके कपड़े, उसके जूते, उसके खाने पीने का तरीका, उसके बिखरे हुए बाल, वो सूट नहीं कर रहा है, तो उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। फिर वो क्या होता है, वो जैसा लोग कहते हैं यहाँ बैठो तो वहाँ बैठ गया, ये खा लो तो वो खा लिया, जैसा लोग कहते हैं वो मानने को तैयार हो जाता है। सब लोग हंस रहे हैं तो वो भी हंस देता है, सब लोग चुप हैं तो वो भी चुप हो जाता है। न वो अपनी बात कह पाता है और न वो अपनी इच्छा को रख पाता है। कुछ ऐसा ही भारत के साथ हुआ, और भारत इस वैश्विक व्यवस्था के कुछ चक्र में फंसकर अपनी ताकत को भूल गया। जब उसे अमेरिका, चाइना, पश्चिमी देशों ने कहा कि अपने व्यापार को खोल दो, हमने खोल दिया, और उसका नतीजा ये रहा कि भारत में धीरे धीरे चाइना से बढ़ा हुआ सामान आयात होने लगा। और आपको पता भी नहीं चला होगा कि हमारी दिवाली में लगने वाली झालरें कब गायब हो गई और चाइना की झालर आ गई, हमें नहीं पता चला। हमारे यहाँ बनने वाले कपड़े कब गायब हो गए, हमें नहीं पता चला। कब हमारे यहाँ धीरे 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 करके चीज़ें हटने लगी, हमें नहीं पता चला, और हमारे ही सामान पर चीन ने कब्जा कर लिया। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब कोई राष्ट्र उभरता है, राष्ट्र की राष्ट्रीयता उभरती है, लोगों की चेतना उभरती है, तो व्यापार अपने आप बढ़ जाता है। क्या हुआ, कुछ ऐसी परिस्थितियां बदली, नेतृत्व इतना ताकतवर हुआ कि हमें अपने नेतृत्व में विश्वास होने लगा। हमें लगा कि हम भारतीय खड़े होकर किसी के खिलाफ बात कर सकते हैं, अपनी इच्छा शक्ति में रख सकते हैं। धीरे धीरे मनुष्य की ताकत इकट्ठा, भारतीयों की ताकत इकट्ठा होने लगी। हमने चाइनीज सामान का बहिष्कार करना शुरू किया। हमने कहा दीपावली पर चाइनीज पटाखे नहीं जलाएंगे, हम नहीं झालरे जलाएंगे। आपको पता चला कि लोगों की इस भावना ने कितना बड़ा परिवर्तन किया। हम ये पढ़ते रहे कि चीन के साथ, कई न्यूज़पेपर ने लिखा, कई विश्लेषकों के, हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव हो गया। वो जो डिमांड सप्लाई गैप हुआ, हमारे यहाँ सामान की कमी हुई, इसी में भारतीय उभर कर सामने आया। जो उस बाढ़ में टिक नहीं पा रहा था, वो नन्हा सा पौधा जो पल्लवित होने की राह देख रहा था, उर्वरक मिट्टी की राह देख रहा था, वो पल्लवित होना शुरू हो गया। वो अचानक से बाढ़ रुकी और महसूस हुआ कि भारत में मूर्तियां बननी चाहिए, भारत में ही झालरें बननी चाहिए, भारत में ही सामान बनना चाहिए। भारतीय है अपना सामान बनाने। घर में वो जो बैडमिंटन मच्छर मारते हैं हम जिससे, वो भी भारत में बनना शुरू हुआ। और देखते 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 आपको पता नहीं चला कि इन कुछ वर्षों के अंतर्गत भारतीयों ने एक स्पेस क्रिएट करना शुरू किया। छोटी छोटी मूलभूत चीज़ों को हमने दोबारा बनाना शुरू किया। समय लगेगा, लेकिन याद रखिएगा, इसके लिए सिर्फ सरकारों की जो है वो बड़ाई नहीं की जा सकती। ये भारत के लोगों की ताकत थी। भारत के लोग एकजुट हुए। उन्होंने कहा कि इस बार हम मार्केट जाएंगे तो भारत के बने दिए जलाएंगे, भारत में बनी हुई मूर्तियां खरीदेंगे। छोटे छोटे जहां पर वो पैसे खर्च करते हैं, वहां उन्होंने भारतीय पहचान को आगे रखा, और भारतीय पहचान को आगे रखा तो भारत के लोगों को मौका मिला। यही वो वक्त है पल्लवित होने का, और इंडस्ट्री पल्लवित होने लगी। यहीं पर बात हुई कि देसी उत्पादों की मांग कौन करेगा? हम भारतीय करेंगे। जब हम ये भूल जाएं कि हमें अच्छे से अच्छा सामान चाहिए, नहीं, मुझे भारतीय सामान चाहिए, कोई बात नहीं, मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा कुछ समय के लिए, लेकिन अपने लोगों को मैं ताकत दूंगा। जब मेरे देश का व्यक्ति ये समझता है कि भारतीय चीज़ों की मांग हो रही, तो वो उत्पादन के लिए आगे बढ़ेगा। युवा जो है वो नौकरी की लाइन में नहीं लगेगा, उसको लगेगा यही समय है मुझे उत्पादन करने का, और भारत सर्वोपरि आएगा, भारत आगे बढ़ेगा। और इसके लिए भारत के लोगों की जितनी भूरी भूरी प्रशंसा की जाए उतना कम है। यही इस एडिटोरियल की सबसे खास बात है। और अगर ये मुहिम चलती रही, ये आंदोलन के रूप में आते रहा, तो एक कोई वो दिन दूर नहीं जिस दिन हम अपने उत्पादन को, आज हम जो 400 अरब डॉलर की बात कर रहे हैं, वो 800, 1200, 1600, 2000 डॉलर हम बहुत आसानी से क्रॉस करेंगे, और पूरी दुनिया में
पूरी दुनिया में हम जाकर खड़े होंगे और कहेंगे कि हम वही भारतीय हैं जो कभी पूरी दुनिया का 40% व्यापार अकेले किया करते थे। और आप ये जानते हैं कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जिसकी लाठी उसकी भैंस, और ये लाठी आर्थिक होती है। आज की दुनिया में ताकत आर्थिक होती है। तो इसी के बारे में इस अखबार में बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया गया, जिसका मैंने विश्लेषण किया। एक और खबर के बारे में बात करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में आज एक बहुत ही अच्छा एडिटोरियल आया है और वो एडिटोरियल आपको गौर करना चाहिए। मैं उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं से आपको परिचित कराऊंगा। ये बहुत ही डेप्थ में और बहुत ही अच्छे तरीके से एक पॉइंट को पकड़ते हुए लिखा गया है, और ये है अशोक गुलाटी और आयुषी खुराना का आर्टिकल है और नाम है फ्रॉम मिसाइल टू मील्स। यानी बताया गया है कि रक्षा बजट के साथ साथ अब हमें अपनी खाद्य सुरक्षा पर विशेष कार्य किया जाना चाहिए। अगर इन्होंने आंकड़े जो दिए हैं, बहुत ही बेहतरीन आंकड़े दिए हैं। उन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री ने लगातार इस बारे में चर्चा की है कि भारत को आत्मनिर्भर यानी सेल्फ रेजिलिएंट होने की बहुत आवश्यकता है, और आने वाले 25 सालों में भारत अपने डिफेंस प्रोक्योरमेंट में जिस तरह से दुनिया के हालात बदल रहे हैं, वर्ल्ड मल्टीपोलर हो रहा है, बहुध्रुवीय हो रहा है, दोस्त और दुश्मन का पता लगाना बहुत मुश्किल है, और चीन और पाकिस्तान जैसे दो दुश्मन जो हमारे मूल रूप में वो हमारे बाउंड्रीज के साथ खड़े हैं। श्रीलंका में जो आर्थिक हालात बदल रहे हैं, बांग्लादेश में जो स्थितियां हो रही हैं, वो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो हमें डिफेंस प्रोक्योरमेंट करना बहुत आवश्यक है। लेकिन एक और बहुत बात कही है कि भारत वो देश रहा है जिसने शुरुआत से ही जय जवान जय किसान का नारा दिया। आगे चलकर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आए और उन्होंने जय जवान जय किसान और जय विज्ञान की बात की, यानी साइंस की बात की। उन्होंने इसी बात को आगे बढ़ाया है और कहा है कि आंकड़े दिए हैं कि भारत को अगर कृषि रूप में सक्षम होता है, खाद्य सुरक्षा को सक्षम होना है, तो भारत को अपना R&D बढ़ाना पड़ेगा। भारत अपने एग्रीकल्चर जो एक्सपेंडिचर है, वो पहली बात तो कृषि में निवेश के मामले की अगर बात करें तो कृषि में निवेश बहुत कम है। कृषि में जो निवेश होना चाहिए वो GDP के 1% के बराबर इन्वेस्टमेंट की बात होती है। एक होता है एक्सपेंडिचर, खर्च कैसे कर रहे हैं। आपने सब्सिडी दे दी, आपने कभी पानी फ्री कर दिया, आपने कभी बिजली फ्री कर दिया, आपने सुरक्षा जाल के अंतर्गत कुछ आपने उनको दे दिया, मनरेगा में कुछ पैसा दे दिया, एक अलग चीज़ होता है। जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है, इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, जिसको हम लोग ऐसा निवेश कहते हैं जो वैल्यू एडिशन करने का काम करता है एग्रीकल्चर में, वो बहुत आवश्यक है। और उन्होंने भी कहा कि भारत को जो सबसे महत्वपूर्ण है वो अपना मैक्सिमम खर्चा जो है वो एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करना चाहिए। आज हमारी कृषि के सामने बहुत से जो है वो समस्याएं खड़ी हैं। जब मैं योजना की क्लास आपको पढ़ा रहा हूँ तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से आज एग्रीकल्चर में पानी का इतना ज़्यादा जो है इस्तेमाल हो रहा है, और आज हमारे पास पानी के भंडार ख़त्म होते जा रहे हैं। 5-10 साल बाद भारत के बहुत बड़े हिस्सों को पानी की भयानक कमी का सामना करना पड़ेगा, नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा। पर सवाल है कि इसका विकल्प क्या होगा। इसका विकल्प होगा चाहे ड्रिप सिंचाई हो गया, या भी नई आई हुई सब सरफेस ड्रिप सिंचाई हो गई, स्प्रिंकल सिंचाई होगा, या भारत में जल संरक्षण की जो वैज्ञानिक और प्राचीन पद्धतियां हैं उनको हमें करना पड़ेगा। दूसरा, एग्रीकल्चर के सामने क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट होता जा रहा है। हमें बहुत जल्दी ही क्लाइमेट चेंज से लड़ने के तरीके ढूंढने पड़ेंगे, हमें जलवायु परिवर्तन से लड़ने के तरीके ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन सवाल यह है कि बिना R&D के संभव नहीं है। आज वर्तमान में एग्रीकल्चर GDP का 0.6% ही भारत R&D में खर्च करता है, और जो R&D हो रही है वो किसानों तक नहीं पहुंच रही है। भारत में जो R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि जो उस पर नए शोध होने चाहिए, बीजों पर, कृषि की तरीकों पर, मिट्टी की गुणवत्ता पर, जो है मिट्टी को रिक्लेम करने के तरीकों पर, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के तरीकों पर, ऐसे उर्वरकों की खोज होनी चाहिए जो भारत में ही बने और जो पर्यावरण के हितैषी हों। हमें जीरो बजट फार्मिंग की तरफ, जो हमें कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग की तरफ हमें लगातार बढ़ते रहने का प्रयास करना होगा, और इसके लिए भारत को अपने एग्रीकल्चर R&D को कई गुना बढ़ाना होगा। और याद रखिएगा, ये विश्व नॉलेज आधारित है। ये आज की जो इकोनॉमीज़ हैं वो बेसिकली नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है। अगर भारत पूरी दुनिया के दबाव को झेलना चाहता है, अपनी बढ़ती हुई आबादी को पोषण देना चाहता है, अगर वो खाद्य सुरक्षा स्थापित करना चाहता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि इस पूरे विमर्श में रही है, किसानों की आय को बढ़ाना चाहता है, ग्रामीण आय को बढ़ाना चाहता है, तो ये बात तय रखिए कि भारत को R&D बढ़ाना पड़ेगा, भारत को एग्रीकल्चर में निवेश बढ़ाना पड़ेगा। ये ठीक है कि हमारी जो आंतरिक सुरक्षा है, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन राष्ट्रों के समक्ष खाद्य सुरक्षा भी बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। और भारत को इसलिए भी बढ़ाना होगा क्योंकि भारत ने जो पश्चिम के कई मॉडल्स अपनाए, जिसमें हैराल्ड डोमर मॉडल भी रहा,
जहां पर चाहे महालोबिस मॉडल रहा, जहां पर हमने अपने आप को इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट किया, सर्विस की तरफ शिफ्ट किया, लेकिन आज भी ये सच्चाई है कि हमारी 55% आबादी एग्रीकल्चर में लगी हुई है। और जो एग्रीकल्चर है हमारा, वो अगर सस्टेनेबल नहीं हुआ, अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं हुआ, अगर वो हमारे किसानों की आय को नहीं देख पाया, तो हमारा रूरल इंडिया यानी ग्रामीण भारत पिछड़ जाएगा। उसकी क्रय शक्ति क्षमता, परचेसिंग पावर पैरिटी कम हो जाएगी, उसकी पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगी, और भारत और इंडिया के बीच का जो विभाजन है वो कई गुना बढ़ जाएगा। भारत और इंडिया के बीच में विभाजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रीएम्बल में हमने ये बात कही है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमने कहीं नहीं कहा वी द पीपल ऑफ अर्बन इंडिया और वी द पीपल ऑफ रूरल इंडिया। भारत उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक एक है, और भारत के लोगों को वही संसाधन, वही सुविधाएं, वही मूलभूत सुविधाओं का अधिकार मिलना ही चाहिए। लेकिन उसके लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था का उन्नत होना बहुत ज़रूरी है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन्नत होने के लिए कृषि का उन्नत होना बहुत ज़रूरी है, और कृषि के उन्नत होने के लिए कृषि में निवेश और रिसर्च दोनों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। लैब टू लैंड का कॉन्सेप्ट, यानी कि प्रयोगशालाओं से निकलकर किसान के खेतों तक वो रिसर्च पहुंचने के लिए बहुत बहुत बड़े प्रयास की, भागीरथ प्रयास की, जन आंदोलन की आवश्यकता है। अगर आप भी इस वीडियो को सुन रहे हैं और मेरी बातों को समझ रहे हैं, तो ये बात मानिए कि आपके आसपास जो किसान हैं, आपके जो गांव में जो बच्चे व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं, उन तक ये वीडियो के अंश जरूर पहुंचाएं, उन तक ये पहुंचाएं, उन पर बात करें। क्योंकि आज अगर चेतना बढ़ेगी, किसी सरकार के बस का नहीं है कि वो इतने बड़े कृषि क्षेत्र को बदल पाए। आपने देखा एक फुल फ्लेज गवर्नमेंट 30 साल बाद कोई गवर्नमेंट ऐसी थी जिसको बिना कोलिजन पार्टी की आवश्यकता है, वो एक फार्म बिल यानी किसान कानून पास नहीं करा पाई। तो आप ये समझिए कि जड़वत्ता कितनी ज़्यादा है, इनर्शिया कितना ज़्यादा है कृषक समाज में, इतने ज़्यादा जो है वो तत्व इसके अंदर इन्वॉल्व हैं कि सरकारों को लड़ना बहुत मुश्किल है। यानी आपको ये बात समझ में आ चुकी है, अगर कृषक क्षेत्र को, किसान क्षेत्र को आगे लेकर जाना है तो इसको जन आंदोलन का रूप देना पड़ेगा। अगर एक आंदोलन किसानों के बिल को वापस लेने के लिए हो सकता है, तो एक आंदोलन किसानों के जीवन को उन्नत करने के लिए भी होना चाहिए। और ये आंदोलन किसान स्वयं नहीं कर पाएगा, ये आंदोलन हमारे जैसे बुद्धिजीवियों को शुरू करना पड़ेगा, आप जैसे स्टूडेंट को शुरू करना पड़ेगा, वो जिनको देश की चिंता है उन सभी को करना पड़ेगा। और ये तभी हो पाएगा जब आप इस बात को लोगों तक पहुंचाएं, इस बात को, वीडियो को लोगों तक शेयर करें, आप इस पर चर्चा करें, अपने कमेंट्स लिखें। आपको क्या लगता है कि अगर आपको मौका मिले, या आज आप एक स्टूडेंट हैं, इस वीडियो को किन लोगों तक शेयर करेंगे और इसकी बातों को किस रूप में समझाएंगे? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। मैं आपके कमेंट को लगातार पढ़ता हूं और उससे बहुत उत्साहित होता हूं। मुझे भी मार्ग मिलता है कि हमारे उजानकिंस लगातार क्या कर रहे हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और अपने किस दोस्त को ये शेयर करके, किस किसान भाई को शेयर करके इसके बिंदुओं के बारे में आप चर्चा कर सकते हैं, इस पर ज़रूर बताएं। भारत के गौरव को आप किस रूप में देखते हैं, भारत की ताकत को किस रूप में देखते हैं, इस पर भी कमेंट ज़रूर करें मुझे। और मिलता हूँ जल्दी ही मैं अगले खबर के साथ। आज के अखबार में इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।